एपीआईज आजकल की वेब डेवलपमेंट की दुनिया में अब एक स्टैंडर्ड बन चुका है। आपको अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी अगर अपने प्रोग्राम में चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं? एपीआईज का यूज़ करते हैं। ये एपीआईज क्या होते हैं भाई? एपीआईज ये होते हैं, कभी भी अगर किसी दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में अगर कम्युनिकेट करना हो तो एपीआईज यूज होते हैं। समीप, उस एंड पे चले जाओ। यहाँ स्टूडेंट्स बैठेंगे ना, उनको डिस्टर्बेंस होगी, उस एंड पे चले जाए आप सब। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब एपीआई आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपको कोई बनी बनाई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी अपने पास इंप्लीमेंट करनी हो। अब ये क्या हो सकता है भाई? जब भी किसी दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करना हो तो आप लोग क्या करते हैं? एपीआईज का यूज़ करते हैं। दो सॉफ्टवेयर कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। डेफिनेशन इसकी यही है कि जब भी दो सॉफ्टवेयर्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो एपीआईज यूज़ होती है। इसकी एक मिसाल ये है, कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बोली। जब दो एप्लीकेशंस को या दो सॉफ्टवेयर्स को आपस में कम्युनिकेट करना हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी जो आपको अपनी वेब एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट करनी है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि कॉम्प्लेक्स हो, पहले से कहीं पे यूज़ हो रही है, आप क्या करते हैं? उसको दोबारा से रिक्रिएट नहीं करते। आप अपनी वेब एप्लीकेशन में बस उस फंक्शनैलिटी को पिक करते हैं और उठा के लगा देते हैं। इसका क्या मतलब है भाई? आप सबने बैंक में अपने अकाउंट में या अपने फादर के अकाउंट में, किसी के भी अकाउंट में जो है वो विड्रॉ, कैश विड्रॉ किया होगा या कैश डिपॉजिट किया होगा। जब भी आप कैश विड्रॉ या डिपॉजिट करते हैं तो आपको बैंक की तरफ से एक मैसेज आता है या ईमेल आता है कि भाई आपने जो है वो इतनी अमाउंट या तो विड्रॉ की है या डिपॉजिट की है। अभी आप लोगों ने गवर्नर हाउस में एडमिशन लिया था, आप सबको एक ईमेल रिसीव हुआ था। वो ईमेल एक सर्विस है, एक फंक्शनैलिटी है। वो हमने खुद कभी डेवलप नहीं की, पहले से किसी ने बना के रख दी। ईमेल सेंड करने की सर्विस कह लें आप, या फंक्शनैलिटी कह लें, या फीचर कह लें। और उस ईमेल की फंक्शनैलिटी को जिसने कहीं बना के इंटरनेट पे रख दिया, हम उस ईमेल फंक्शनैलिटी को उठा रहे हैं, अपनी वेब एप्लीकेशन में जो है वो उसको लगा रहे हैं। और हमारा काम पूरा हो रहा है कि जब भी कोई स्टूडेंट आए तो उसको एक ईमेल चला जाए। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो ये बनी बनाई ईमेल की फंक्शनैलिटी हम इंटरनेट से उठा लें जो कि किसी ने बना के रखी है, या फिर हम खुद से बनाएं इसको। कोई भी काम आप खुद से करेंगे, जाहिर सी बात है उसमें टाइम, एफर्ट और मैन पावर, ये तीन चीज़ें लगेंगी। तो अगर आप एफिशिएंट है, समझदार है ना, तो कोई भी किया हुआ काम वेब डेवलपमेंट की दुनिया में या कहीं भी, अगर कोई भी काम पहले से हुआ है तो आप उसको दोबारा नहीं करते। तो इस तरह की जो हम ईमेल फंक्शनैलिटी जो इंटरनेट पे पहले से रखी हुई थी, उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी उसकी एपीआई को यूज़ करके, सिर्फ उस एपीआई को यूज़ करके वो पूरी ईमेल की फंक्शनैलिटी अपने पास ला सकते हैं। इसकी और क्या एग्जांपल्स हैं? आप सबने ऊबर, इनड्राइव वगैरह यूज़ किया होगा। उसमें मैप होता है, नक्शा मैप होता है। वो मैप इनड्राइव वालों ने खुद से नहीं बनाया। उन्होंने क्या किया? गूगल मैप की एपीआई ली। अब मैप बनाना कोई आसान काम नहीं है, और ये काम पहले से हुआ है, जैसे गूगल मैप वालों ने करके रखा है कि भाई हमने मैप बना दिया। गूगल मैप वालों ने जो मेहनत करनी थी, जो मैन पावर लगनी थी, जो एफर्ट टाइम लगना था, गूगल मैप वालों ने खुद से लगा दिया। अब गूगल मैप आपको ये सलाहियत देता है कि भाई अगर आपको अपनी वेब एप्लीकेशन में, अब आपकी वेब एप्लीकेशन क्या है, चाहे वो ये लोकल होस्ट 3000 हो, चाहे वो कोई वर्सल पे डिप्लॉय की हुई आपकी एप्लीकेशन हो,
गूगल मैप आपको ये सलाहियत देता है कि भाई आप खुद से मैप मत बनाओ। मैंने एक बार मैप बना दिया है और उसको इंटरनेट पे रख दिया है। जिसको चाहिए एपीआई के जरिए एपीआई लगाए हमारी और मैप अपनी एप्लीकेशन में उठा के लगा ले। तो जो मेहनत गूगल ने की वो गूगल ने की, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक छोटा सा ऐसा तरीका चाहिए कि वो पूरा का पूरा मैप उठ के जो परफेक्ट फंक्शनैलिटी गूगल मैप पे चल रही है आपकी वेब एप्लीकेशन पर भी चलेगी। जैसे एक और एग्जांपल, आप लोग लॉगिन करते हैं, इतनी दुनिया की आप लोगों ने हज़ारों वेबसाइट यूज़ की होंगी। एक तो सिंपल तरीका ये होता है कि आप गूगल के ईमेल पासवर्ड से लॉगिन कर लें, सिंपल ईमेल पासवर्ड से। एक तरीका आपने देखा होगा, आपके पास 2-3 बटन बने होते हैं और उस पर लिखा होता है लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद ट्विटर। तो ये गूगल, फेसबुक, ट्विटर ने क्या किया है, जैसे आप सबने वर्सल यूज़ किया, वर्सल पे आप क्या करते हैं, गिटहब के जरिए लॉगिन करते हैं, ऐसा ही है। आप गिटहब के जरिए लॉगिन करते हैं। तो ये क्या है, गिटहब ने या गूगल, फेसबुक वगैरह ने अपनी लॉगिन की एक एपीआई बना दी है, यानी लॉगिन की एक फंक्शनैलिटी स्पेशली बनाई है और उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को इंटरनेट पे रख दिया है। और वो कहते हैं भाई जिसको भी अपनी वेब एप्लीकेशन में ये सलाहियत चाहिए कि वो गूगल पे क्लिक करे तो गूगल के जरिए लॉगिन हो जाए, आप मेहनत ना करो, हमसे बनी बनाई फंक्शनैलिटी ले लो और आप ये काम कर लेते हैं। अभी कुछ क्लासेस पहले आप लोगों का सेमिनार हुआ था, सर अमीन आए थे, सर जिया थे, सर कासिम आए थे। वो कह रहे थे कि भाई आप लोग जो है वो एआई एजेंट्स बनाएंगे। और एआई एजेंट्स क्या होते हैं, बिहाइंड द सीन्स वो आपके चैट जीपीटी से ही बात करेंगे। अब आपके पास भी दो ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप पूरी मेहनत करें, टाइम लगाए, एफर्ट लगाए और अपना खुद का चैट जीपीटी बनाए। ये तो एक बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है और समझदारी भी नहीं है इस चीज़ में कि भाई एक अगर चैट जीपीटी रखा हुआ है तो हम क्यों अपना बनाएं। तो अब आपके पास ये दो ऑप्शन है, एक तो आप अपना खुद का चैट जीपीटी बना लें, या तो आप क्या करें, चैट जीपीटी की एपीआई उठाएं और सिंपली अपनी एप्लीकेशन में आके रख दें और अपना एआई एजेंट बना लें। तो कोई भी समझदार होगा ना वो हमेशा एपीआई ही यूज़ करेगा। तो एपीआई का मतलब ये होता है कि भाई कोई भी बनी बनाई फंक्शनैलिटी अगर इंटरनेट पे रखी हुई है तो आप उसको दोबारा से मत बनाओ। कोई भी बनी बनाई फंक्शनैलिटी हो, चाहे वो फीचर हो, आप कुछ भी कह लें, आप दोबारा से मत बनाओ। आप इंटरनेट पे अगर उसने फीचर आपको दिया हुआ है, आप उस फीचर को उठा लो और फिर क्या करो, अपनी एप्लीकेशन में जो है वो रेप्लिकेट कर दो। आप सब ई कॉमर्स वेबसाइट पे कहीं ना कहीं शॉपिंग तो आपने की होगी कभी ना कभी। जब भी आप प्रोडक्ट को परचेज करने जाते हैं तो वो जाहिर सी बात है आपसे आपकी कार्ड की डिटेल्स मांगता है। अब चाहे वो जैस कैश हो, इजी पैसा हो, पेपाल हो, स्ट्राइप हो, कुछ भी हो, मीज़ान बैंक, कुछ भी हो। अब आपके पास यहाँ भी दो फंक्शनैलिटी है, मतलब दो ऑप्शन है, या तो आप अपना जैस कैश बनाएं जो कि फिर एक इम्पॉसिबल काम है, या तो जैस कैश वालों ने खुद ही कह दिया कि भाई हमने जैस कैश बना दिया और ये सलाहियत हम आपको भी दे रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, अगर जैस कैश टाइप कुछ चाहिए हो तो हमारी एपीआई लगा देना। आप सबके घरों में शान के मसाले आते ही होंगे। आपके पास यहाँ भी दो ऑप्शन है। ये शान का मसाला क्या है, एक एपीआई है जो किसी ने बनी बनाई शान मसाले वालों ने मेहनत की और उनको रख दिया दुकानों पे, और वो ये अब आपसे डिमांड कर रहे हैं, आपको ये सलाहियत दे रहे हैं कि भाई कभी भी अगर ऐसा कुछ चाहिए हो। अब आपके पास यहाँ भी दो ऑप्शन है, या तो जिन रॉ मटेरियल से शान का मसाला बनता है वो रॉ मटेरियल आप अपने घर पे लाएं, मेहनत करें और शान का मसाला खुद बनाएं, या तो शान मसाले वालों ने मेहनत कर ली और वो कहने कि भाई अगर कोई भी मसाला चाहिए हो तो बस इस पैकेट को उठाना जो भी आपको पर्टिकुलर चाहिए हो और अपने खाने में डाल देना। तो कोई भी बनी बनाई फंक्शनैलिटी अगर आपको अपने पास चाहिए तो आप एपीआईज का यूज़ करते हैं। दो सॉफ्टवेयर, जैसे चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है और आपकी अपनी नेक्स्ट.जेएस एक सॉफ्टवेयर है। आपका गूगल एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन, एक फीचर है, आपकी लोकल होस्ट 3000 की नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन या वर्सल एक जो है वो सॉफ्टवेयर है। तो जब भी दो
सॉफ्टवेयर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो एपीआईज के थ्रू करते हैं, और एपीआईज के थ्रू होता क्या कम्युनिकेशन में, कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटी या फीचर बने बनाए जो इंटरनेट पे रखे हों तो आप क्या करेंगे, एपीआईज का यूज करेंगे। एपीआईज क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। आपस में कम्युनिकेट करें, सारी बातें बंद, फोकस सारा यहां पर। एपीआईज जब भी किसी दो एप्लीकेशंस को आपस में बात करनी हो तो वो एपीआईज के थ्रू करते हैं, और एपीआईज को बात करनी हो, जब भी किसी दो सॉफ्टवेयर को आपस में बात करनी हो तो एपीआईज यूज होती है। अब दो सॉफ्टवेयर आपस में बात करते हो, सवाल ये है कि क्या बात करते हो, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी या कॉम्प्लेक्स फीचर अगर आपको उस सॉफ्टवेयर का अपने सॉफ्टवेयर में चाहिए तो वो एपीआई के थ्रू होता है, ये बात करते हैं वो आपस में। ठीक है, अब इसका फ्लो क्या है, एपीआई का आपस में बात करने का फ्लो क्या है। सपोज कीजिए ये एक मेरी वेब एप्लीकेशन है Next.js की, इसका नाम मैं यहां पे रख देता हूं लोकल होस्ट 3000। अब ये लोकल होस्ट 3000 भी हो सकता है, फ्यूचर में ये मेरा वर्सल का लिंक भी हो सकता है। ये एक क्या है, मेरी वेब एप्लीकेशन है Next.js की, ऑफ कोर्स लोकल होस्ट 3000 लिखा है, इससे पता चल रहा है। और एक और मजीद चीज है मेरे पास, ये एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, ये मेरी पहली वेब एप्लीकेशन है लोकल होस्ट 3000, ये एक दूसरी वेब एप्लीकेशन है जो कोई भी इंटरनेट पे रखी हुई है। सपोज करिए गूगल की लॉगिन एपीआई है, गूगल लॉगिन, सही है। गूगल लॉगिन, और ये क्या है, मेरी लोकल होस्ट 3000 है। मैं चाह रहा हूं कि मेरी वेब एप्लीकेशन पे एक ऐसा फीचर हो जो यूजर को लॉगिन करने में हेल्प करे, और मैं ये चाहता हूं कि मैं खुद से ये फंक्शनलिटी डेवलप ना करूं, मैं गूगल के जरिए यानी मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ हूं यहां पर लॉगिन विथ गूगल, ये ऑप्शन मेरी वेबसाइट पे लिखा हो और मेरा यूजर जैसे ही इस बटन पे क्लिक करे वो जो है इनेबल हो जाए गूगल से लॉगिन करने के लिए। अब ये मैं काम कैसे करूं, अब जाहिर सी बात है मैं कह रहा हूं लॉगिन विद गूगल, यानी मुझे गूगल की जरूरत तो पड़ेगी कि भाई गूगल कोई ऐसा कारनामा दिखाए मेरी एप्लीकेशन में कि एक बटन के क्लिक के ऊपर जो उसका जीमेल अकाउंट है, आपने सब लॉगिन विद गूगल किया होगा, वर्सल पे आपने लॉगिन विद गेटअप किया ही है, तो क्या ही ऐसी एक बात हो जाए कि मैं लॉगिन विद गूगल पे क्लिक करूं और गूगल लॉगिन की एपीआई जो है वो मेरी वेब एप्लीकेशन में ये सर्विस प्रोवाइड कर दे। अब होता क्या है, एक बड़ा ज़रूरी फ्लो, इसको जहन में रखिएगा, जब भी आप इस लॉगिन विद गूगल को क्लिक करेंगे, अभी हमने एक एग्जांपल पकड़ लिया कि हम गूगल से लॉगिन कर रहे हैं, ये दुनिया की कोई भी एग्जांपल हो सकती है, शान का मसाला है, कुछ भी है। मैंने क्या किया, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना तो ऑफ कोर्स अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब भी हम Next.js को यूज़ करते हैं हर चीज़ सर्वर पे होती है, तो जब भी मैं npm run dev की कमांड चलाता हूँ ना, लोकल होस्ट 3000 की है, मेरा लोकल सर्वर है, सही। अब ये टेक्निकल बातें, टेक्निकल वोकेबुलरी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कल को आप इंटरव्यू में बैठेंगे या किसी सीनियर डेवलपर से बात करेंगे, वो आपसे टेक्निकल अल्फाजों में बात करेगा, तो आपको समझ आना चाहिए कि बात हो क्या रही है। जब भी मैं npm run dev लिखता हूँ ना, तो अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे, मेरी Next.js की एप्लीकेशन। अगर आज के बाद से आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में, किसी भी यूट्यूब की वीडियो में, चैट जीपीटी में किसी सीनियर डेवलपर से ये बात सुने ना कि वो बार बार अपने जुमले में लोकल सर्वर की बात कर रहा है, लोकल सर्वर का अल्फाज इस्तेमाल करें, तो लोकल सर्वर मतलब आपकी खुद की Next.js की एप्लीकेशन जो आपके खुद के लैपटॉप पर चल रही है, सही है। तो होता क्या है कि जब भी मैं अपने लोकल सर्वर से या लोकल होस्ट 3000 से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं, जैसे मैंने लॉगिन विद गूगल पे क्लिक किया, तो एक अदद रिक्वेस्ट जाएगी गूगल के सर्वर पे। ये बिल्कुल एक सीधा साधा फ्लो है एपीआईज को हैंडल करने का।
होगा क्या, मेरे लोकल सर्वर से रिक्वेस्ट गई, गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट गई। अब अगर मेरी रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक ठाक है, मैंने कोई गलती नहीं की, तो रिक्वेस्ट के बदले हमेशा मुझे मिलेगा एक अदद रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का मतलब भाई मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे जो है वो गूगल से लॉगिन करने दो। रिक्वेस्ट आप करते हैं, बदले में आपको एक अदद रिस्पॉन्स रिसीव होता है। अगर वो रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक ठाक है, ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है, तो आप गूगल में क्या करेंगे, गूगल के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन में लॉग इन हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी एपीआई हो, दुनिया की फ्लो हमेशा यही रहता है। आप रिक्वेस्ट करते हैं और आपको रिस्पॉन्स रिसीव होता है, चाहे दुनिया की कोई भी एपीआई हो, चाहे वो किसी दूसरे की बनी बनाई आप एपीआई यूज़ करें, या चाहे आप अपने खुद के हाथों से अपनी कोई एपीआई नहीं बनाए। कोई दुनिया का जो प्रॉब्लम सॉल्व करे, आपका एआई एजेंट है, आपका एआई एजेंट जो आपने बना के इंटरनेट पे रख दिया, अगर मुझे चाहिए, आपका एआई एजेंट है कि फॉर एग्जांपल वो खुद ब खुद स्टूडेंट्स के हैकाथॉन पूरे कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आपके एआई एजेंट की एपीआई उठाऊंगा और अपनी एप्लीकेशन में लगा दूंगा, खत्म। अब आप कोई नया स्टूडेंट जब आएगा, मेरी एपीआई को यूज़ करेगा, मींस मेरी एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, जो आपकी एआई एजेंट की एपीआई को हिट कर रही होगी। तो किस तरह होगा, रिक्वेस्ट जाएगी और रिक्वेस्ट के बदले रिस्पॉन्स रिसीव होगा। ये फ्लो आप लोग जहनों में रख लें। अगर ये फ्लो जहनों में रह गया तो जहनों में क्या रह गया, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई और चारा नहीं है, क्योंकि एपीआई का फ्लो ही यही है। आप रिक्वेस्ट भेजते हैं और रिस्पॉन्स रिसीव होता है। जब भी कोई दो एप्लीकेशंस को आपस में बात करनी हो तो एपीआई यूज होती है, और एपीआई का फ्लो क्या होता है, रिक्वेस्ट जाती है, यूजर रिक्वेस्ट करता है, आपका क्लाइंट मतलब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है, और दूसरे के सर्वर से रिस्पॉन्स रिसीव होता है, या दूसरे की वेब एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स रिसीव होता है। तो ये एक ट्रेडिशनल फ्लो है एपीआईज का। दुनिया की कोई भी एपीआई हो, फ्लो यही रहेगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। नहीं, ये एपीआई नहीं करेगी। जो रिस्पॉन्स में आएगा ना, वो होगा डाटा पेलोड, ठीक है। एपीआई है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, सही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे अपने कोड में। अब हम कौन सी एपीआई पढ़ेंगे, ये फ्लो तो समझ में आ गया होगा सबको। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल नहीं है, होपफुली जाहिर सी बात थ्योरी थी, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो और भी अच्छे से जो है वो बातें समझ में आ जाएगी। हम इस वक्त पढ़ेंगे सिंपल बुक्स एपीआई, ठीक है। सिंपल बुक्स एपीआई क्या चीज़ है भाई, एक बनी बनाई एपीआई है, ये बनाई बनाई फंक्शनैलिटी है जो कि पहले से इंटरनेट पे रखी हुई है। ये एक कलेक्शन ऑफ बुक्स यानी डाटा आपको लाकर देगा, सही है। अब आप यहां तक पहुंचेंगे कैसे, दो तरीके, एक तो आप सिंपल गूगल पे हैं और लिखें बुक्स एपीआई गिटहब, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, बुक्स एपीआई गिटहब लिखेंगे जाकर, और जो पहला लिंक आएगा यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं ये जो पहला लिंक है, सबसे पहला यहाँ पे आके जो है वो आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जो है वो पहुँच जाएंगे सिंपल बुक्स एपीआई पे, ठीक हो गया जी। तो इस वक्त हम देखेंगे सिंपल बुक्स एपीआई। ये बुक्स एपीआई क्या है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है जो आपको काम आएगा। किसी ने बना के रख दिया कलेक्शन ऑफ बुक्स, आपको अगर अपनी वेब एप्लीकेशन में कोई डाटा शो करना है, जैसे बुक्स का कलेक्शन दिखाना है, तो आप एपीआई ये वाली यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले अभी हम देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको एक अदद यूआरएल दिखेगा, ठीक है। सिंपल बुक्स एपीआई यहाँ लिखा हुआ भी है, द एपीआई इज अवेलेबल एट, नजर आ रहा है, द एपीआई इज अवेलेबल एट दिस यूआरएल। अभी हमने इतनी दफा डिस्कस किया
कि भाई कुछ भी चाहिए हो तो एपीआई यूज़ कर लो, एपीआई यूज़ कर लो, एपीआई यूज़ कर लो। ये एपीआई की शक्ल क्या है, किस तरह की दिखती है, हमें कैसे पता चलेगा ये एपीआई? ये एपीआई कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा एक यूआरएल होता है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये क्या है भाई? एक अदद एपीआई है। एपीआई क्या होता है? सिंपली एक यूआरएल होता है, और जब भी आप इस यूआरएल पे हिट करेंगे तो क्या होगा? जो इस वेब एप्लीकेशन में डाटा होगा वो आपको दिख जाएगा। मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, और यहाँ गूगल के न्यू टैब में मैं आया, पेस्ट किया, एंटर किया, तो देखिए यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है। ये मैसेज मैंने कहीं टाइप नहीं किया, ये बुक्स एपीआई के सर्वर से आ रहा है। एक मेरा लोकल होस्ट 3000 का सर्वर है, लोकल सर्वर, जाहिर सी बात है कि जो डाटा तो सर्वर पर ही होता है, ये तो हम सबको पता ही है। तो ये जो मैसेज आ रहा है ना, ये जो डाटा मुझे रिसीव हो रहा है, वेलकम टू सिंपल बुक्स एपीआई, ये जो है वो बुक्स एपीआई के सर्वर से रिसीव हो रहा है। तो इस एपीआई में कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, 100% एकदम रेडी टू यूज़ है। तो मुझे ये मैसेज मिल गया। तो इस तरह हम एपीआई को यूज़ करते हैं। एपीआई दिखने में कैसी होती है? सिर्फ एक अदद यूआरएल जैसी होती है। उस यूआरएल को जब भी हम हिट करते हैं, जैसे facebook.com पे हम जाते हैं, जैसे ही हम इस यूआरएल पे जाएंगे, हम उस सर्वर को जो है वो इन्वोक कर देंगे, उठा देंगे, जगा देंगे, और वो सर्वर जब जागेगा तो वो क्या करेगा? अपनी जो है वो डाटा मुझे दे देगा। अब मैंने एपीआई तो हिट कर ली, मुझे डाटा भी मिल गया ज़बरदस्त, लेकिन अभी तो मैंने गूगल पे हिट की है भाई, गूगल के यूआरएल में जाके लिखा है ना इसको, तो एप्लीकेशन बुक्स एपीआई का सर्वर भी है, गूगल भी है। मैंने एपीआई हिट की, गूगल पे मुझे जो है वो डाटा मिल भी गया, बहुत अच्छे, एक माइलस्टोन हो गया। लेकिन इस सेम डाटा को मैं अपनी वेब एप्लीकेशन में कब कैसे लाऊं? भाई हमें तो अपने लोकल सर्वर पे डाटा लाना है दूसरे का, वो मैं कैसे लाऊं? अगर मैं वो ला सकता हूं तो फिर वही कमाल है ना, क्योंकि मुझे तो लोकल होस्ट 3000 से कंसर्न है, गूगल पे क्या आ रहा है मुझे क्या लेना देना इससे। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आऊँगा अपनी एक फ्रेश इंस्टॉल्ड वेब एप्लीकेशन पे, और ये सारा डाटा जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? अगर है तो हैंड रेज। क्लियर है सबको यहाँ तक? नाइस। अब मैं कहाँ पर हूँ? page.tsx में। अब यहाँ से शुरू होता है असल गेम। वो गेम क्या है भाई? बुक्स एपी डाटा हमेशा होता है सर्वर के ऊपर, डाटा हमेशा होता है सर्वर के ऊपर, चाहे किसी और की एपीआई हो, आपकी एपीआई हो, डाटा सर्वर पर ही रहेगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट जेएस के फंडामेंटल्स के ऊपर। वो क्या है? ये बड़े गौर से सुनिएगा, ये चीज़ Q3 में भी बड़ी काम आएगी। क्या ये चीज़ भाई? नेक्स्ट जेएस में आपको पता ही है कि बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ऑटोमेटिकली, पहले से ही खुद ब खुद, हर कंपोनेंट जो होता है वो सर्वर कंपोनेंट होता है। इस बात से किसी को इख्तिलाफ है? ये बात पहले पता थी कि आज पता चली है? हर कंपोनेंट नेक्स्ट जेएस 14 ऐप राउटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो सर्वर कंपोनेंट होता है। सर्वर कंपोनेंट क्या होता है? जो कंपोनेंट पहले से ही सर्वर पे रेंडर हो चुका हो अपनी HTML के साथ, हमें सिर्फ जो है वो अपना डाटा लाके दिखा रहा हो। सारी जो उसकी जो है वो क्या कहते हैं, जो भी उसका प्रोसेस है रेंडर होने का, रिकंसिलेशन जिसको कह सकते हैं, लाइफ साइकिल, नाइस, तो वो क्या होता है? सर्वर में पहले से हो चुका होता है, हमें बस उसका डाटा जो रेंडर हो चुका होता है वो मिलता है। अब एक बात यहाँ पे जहन में रखिएगा गौर से, बुक्स एपीआई का डाटा कहाँ है? उसके अपने सर्वर पे। मेरा नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट कहाँ होता है? सर्वर पे, लोकल सर्वर पे। तो अभी जो मैं डाटा फैच करूंगा वो मेरा कंपोनेंट भी सर्वर पर है, और मेरी जो एपीआई है वो भी सर्वर, मेरी नहीं, बुक्स एपीआई की जो एपीआई है वो भी सर्वर पर है। तो जब सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन होगा तो फास्ट परफॉर्मेंस बड़ी काम आएंगी। ये चीज़ हम पहले पढ़ भी चुके हैं। आपका डाटा जो है वो बहुत जल्दी लोड होगा। जब डाटा बहुत जल्दी लोड होगा, पहले से ही सर्वर पे होगा, तो वो एसईओ फ्रेंडली भी होगा। तो ये चीज़, अच्छा ऐसी बात नहीं है कि हम
सर्वर कंपोनेंट में एपीआई फैच करें तो क्लाइंट में नहीं कर सकते, क्लाइंट में भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ जहन में रखनी है कि आप अगर एपीआई फैच कर रहे हैं तो कहाँ कौन से कंपोनेंट में कर रहे हैं। अभी हम कहाँ पर हैं, सर्वर कंपोनेंट में। ठीक है, यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ डिव में, फॉर एग्जांपल डिव, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, कुछ फैंसी नहीं है इसमें। अब बारी आती है कि भाई मैं कैसे अपना डाटा फैच करूँ। सबसे पहले मैं एक अदद जो है वो लिखूंगा कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बनाऊंगा यूआरएल के नाम का, नाम कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू फेच। ठीक है, मैंने एक फेच का फंक्शन लगाया और इस फेच के फंक्शन के बीच में मैंने जो यहाँ पे अभी यूआरएल कॉपी किया था ना, इसको मैंने किया सेलेक्ट, कॉपी, और यहाँ पे लाके कर दिया पेस्ट। ये फेच का फंक्शन क्या है भाई, फेच का फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि आपको एपीआई से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। आई रिपीट, फेच का फंक्शन जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि क्या करेगा, आपको एपीआईज फेच करने में, यानी एपीआईज का डाटा लाने में, गैदर करने में हेल्प करेगा। इसका काम ही यही है। हमने क्वार्टर 1 में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, अब यहाँ पे एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग वाला ही काम हो रहा है। बिहाइंड द सीन इस फेच फंक्शन के पीछे क्या हो रहा है, आपको अगर याद हो तो आपने क्वार्टर 1 में किया होगा न्यू प्रॉमिस, और आगे जो भी जो है वो रिजॉल्व रिजेक्ट होता है, आगे जो भी इसका सिंटैक्स होता है, ऑटोमेटिकली ये काम जो है वो ये फेच फंक्शन कर रहा है बिहाइंड द सीन्स, हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। सही है, ये फेच फंक्शन क्या करता है, एपीआईज को गेट करने में हेल्प करता है। अब सबसे पहली जरूरी बात, फेच फंक्शन एपीआईज को गेट करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज आप क्या करेंगे, इस फेच फंक्शन से पहले लगाएंगे एक अदद अवेट का कीवर्ड। ये अवेट का कीवर्ड क्या करेगा, जब भी, यस एग्जैक्टली, किसने कहा, क्या कहा, दोबारा कहिए जी, वेट करवाएगा, सब्र करवाएगा। देखिए, जब भी फेच फंक्शन मैंने लिखा, फेच फंक्शन में मैंने लिखा कि भाई आप इस यूआरएल पे जाओ और इस यूआरएल से इसका डाटा लेकर आओ। अब जब कभी भी किसी दूसरे सर्वर से आप बात करते हैं ना, तो क्या होता है, ये एक एसिंक्रोनस, ये क्या है, एक एसिंक्रोनस एक्टिविटी है, या एसिंक्रोनस जो है वो टास्क है। एसिंक्रोनस टास्क क्या होता है, जिसकी एग्जीक्यूशन में टाइम लगे। फेच फंक्शन में आप यूआरएल देते हैं एपीआई का, और एपीआई का जो यूआरएल होता है दूसरे सर्वर से वो बात करेगा, ये बात तो हमने देख ली, वो क्या करेगा, हमेशा दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। और जब भी आप किसी दूसरे सर्वर पे कम्युनिकेट करते हैं ना, तो क्या होता है, टाइम लगता है, ये एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है। तो जब भी एसिंक्रोनस टास्क हो रहा हो ना, तो आप क्या करते हैं, एक अवेट का कीवर्ड लगाते हैं। अब ये क्या करते हैं, आप अवेट का कीवर्ड लगाते हैं। फेच फंक्शन क्या होता है, अवेट का कीवर्ड क्यों होता है, ये अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। अभी ये अवेट लगाने पे एरर क्यों आ रहा है, इसको इग्नोर करें। बताता चलूं कि जब आपने इस यूआरएल को कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट किया, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे देखते हैं, हमने डाटा तो गेट कर लिया, ठीक है, ये क्या हुआ, बुक्स एपीआई के सर्वर से मुझे डाटा तो मिल गया, लेकिन यहाँ हमने एक बात की थी, रिक्वेस्ट की और रिस्पॉन्स की। इस प्रोसेस के बीच रिक्वेस्ट कब गई, रिस्पॉन्स कब आया, ये तो पता ही, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, ये तो पता ही नहीं चला। अभी डिस्कस कर लेते हैं भाई। ये यूआरएल मैंने सिंपल आसान लफ्ज़ों में इस यूआरएल को मैंने कॉपी किया, ब्राउज़र में लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ना अपने कीबोर्ड में, जैसे ही मैंने एंटर, ये बिल्कुल मैं आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, जहन में रखें इसको। ये मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, मेरी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट गई बुक्स एपीआई के सर्वर पे, और जैसे ही रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक ठाक थी, मेरे पास रिस्पॉन्स फौरन से आ गया। ये बिहाइंड द सीन्स काम हो रहा है, तो ये भी थ्योरी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही मैंने इस यूआरएल को कॉपी किया, एंटर प्रेस किया, बिल्कुल वैसे ही यूआरएल को कॉपी किया,
बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपको किसी को फ़ोन डायल करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसका नंबर डायल करते हैं। ये नंबर क्या है, सपोज करें ये नंबर यूआरएल है एपीआई का। आपके मोबाइल से आपने नंबर डायल किया, ये नंबर क्या है, समझे ये नंबर, ये यूआरएल है, बुक्स एपीआई का ये यूआरएल है, कहाँ गया, ये रहा। आपने नंबर डायल किया मींस आपने यूआरएल हिट किया, एंटर प्रेस किया, वैसे जैसे आप ग्रीन बटन को प्रेस करते हैं कॉल करने के लिए। जैसे ही आपने यूआरएल लिखा, नंबर लिखा, ग्रीन बटन को प्रेस किया, तो क्या क्या हुआ, जिस नंबर पे आपने कॉल लगाई उसके फोन पे जो है वो रिक्वेस्ट चली गई। जैसे आप कॉल करते हैं, ये तो सभी करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने यूआरएल कॉपी किया, एंटर प्रेस किया, बुक्स एपीआई के सर्वर पे रिक्वेस्ट चली गई, रिक्वेस्ट का काम पूरा हो गया, रिक्वेस्ट चली गई, ये काम हमारा पूरा हो गया। मैंने इस फ़ोन नंबर से इस फ़ोन पर नंबर डायल किया, ग्रीन बटन प्रेस किया, रिक्वेस्ट चली गई, कॉल चली गई। अगर आपने कॉल रिसीव कर ली तो इट मीन्स रिस्पॉन्स आ गया। ये आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स आ सकता है, आपने कॉल उठाई, हेलो का रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स आ गया, रिस्पॉन्स बिल्कुल सही है। अगर आपने कॉल काट दी इट मीन्स रिस्पॉन्स नहीं आया, कैंसिल हो गई एपीआई, तो एरर आ जाएगा या कोई भी मसला हो जाएगा, वो अभी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, वो हम आगे देख लेंगे, सही है। तो इस तरह इसको याद रखें कि यहाँ पे जैसे मैंने बुक्स एपीआई का यूआरएल लिखा, एंटर प्रेस किया, बुक्स एपीआई के सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, डाटा की सूरत में रिस्पॉन्स मुझे मिल गया। तो ये काम हम यहाँ भी अपनी एप्लीकेशन में इस तरह कर रहे हैं कि फैच के फंक्शन में मैंने यूआरएल लिखा और अवेट का कीवर्ड लगा दिया। क्यों? क्योंकि दूसरे सर्वर पर रिक्वेस्ट करना एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। इसको भी आप कैसे याद रखेंगे, आप किसी को भी कॉल करते हैं, वो डायरेक्ट फ़ोन कभी भी नहीं उठाता, सबसे पहले बेल बजती है, बेल रिंग होती है, तो ये एक एसिंक्रोनस टास्क है, मींस वो कॉल उठाने में टाइम लगा रहा है, तो इट मींस आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो कॉल ना रिसीव कर ले, इसलिए यहाँ अवेट का मैंने कीवर्ड लगाया। अब ये एरर क्यों आ रहा है भाई, जब भी अवेट का कीवर्ड लगता है सिंपली नहीं लगता, वो एक एसिंक फंक्शन के साथ लगता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, अवेट एक्सप्रेशंस आर ओनली अलाउड विद इन एसिंक फंक्शन। आप अकेले अवेट का कीवर्ड नहीं लगा सकते, आपको एसिंक फंक्शन के साथ लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि हमारा ये कंपोनेंट एक सर्वर कंपोनेंट है, तो जो ये हमारी फंक्शन डिक्लेरेशन है, कंपोनेंट की डिक्लेरेशन हो रही है, इसी के फंक्शन के कीवर्ड से पहले मैं एक एसिंक का कीवर्ड लगा दूंगा, बात खत्म, एरर भी चला गया, ठीक है। तो ये सर्वर कंपोनेंट का फायदा है कि भाई सर्व कंपोनेंट भी मेरा सर्वर पर है, ये डाटा भी मेरा सर्वर पर है जो किसी और का है। तो कितनी आसानी से मैंने एसिंक लगाया, अवेट लगाया, फैच का फंक्शन लगाया, बात खत्म, रिक्वेस्ट गई, अब मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा भाई, मैं लिखूंगा एक अदद वेरिएबल और मैंने लिखा रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, दोबारा अवेट लगाऊंगा और मैं लिखूंगा url.json। अब ये url.json क्या है भाई, ये url एक तो सबसे पहले ये वही वेरिएबल है जो मैंने ऊपर क्रिएट किया, ठीक है, ये कॉन्स्ट url वही है और ये url वही है। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, अब मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, जेसन फॉर्मेट में मिलता है। ये जेसन फॉर्मेट क्या होता है भाई, जेसन होता है ये JSON, जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसको सिंपल आप यूं याद रखें, इसकी डेफिनेशन यही है कि जेसन का मतलब है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट। जब भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में मिलेगा। हाँ, अब जेसन में और जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है, पहले आप इसको याद रखें कि रिक्वेस्ट आप भेजेंगे और आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये बात तो तय हो गई। रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन जो रिस्पॉन्स मिलेगा भाई वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो एक अदद जेसन की फॉर्म में मिलेगा। रिस्पॉन्स विल ऑलवेज बी इन द जेसन, ठीक है। रिस्पॉन्स जो होगा हमेशा और हमेशा जेसन में आएगा, ठीक है। अब
ये जेसन में कन्वर्ट करना भी एक एसिंक्रोनस टास्क है, टास्क टाइम लग सकता है, हो सकता है डाटा बहुत ज़्यादा हो तो हमने यहाँ अवेट लगा दिया। अब छोटा सा मैंने कहा डिफरेंस है वो क्या है, जल्दी से सुन लें। अब नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कॉन्स्ट एबीसी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट और यहाँ आपने लिखा नेम इज इक्वल्स टू अली, ठीक है, और यहाँ आपने फॉर एग्जांपल एज लिख दी जो है वो 23। ये क्या है, सिंपल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ये आप लोगों को पता है। अब इसमें जेसन क्या है, इसमें ये तो नॉर्मल जो है वो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। जेसन क्या होता है, छोटा सा डिफरेंस ये है कि सपोज करें मैंने इसको दोबारा कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया, इसका नाम मैं लिख देता हूँ XYZ। जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनकी कीज मतलब चाबी इस तरह की होती है, सिंपल, जैसे मैंने नेम और एज लिख दिया। लेकिन जब क्या कहते हैं जेसन ऑब्जेक्ट होगा तो उनकी जो कीज होगी ना वो भी डबल कोट्स में होगी, बस वो भी डबल कोट्स में होगी। तो एक छोटा सा डिफरेंस है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में और जेसन में। देखें, जो जेसन का ऑब्जेक्ट है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो जेसन है, उसमें क्या है, डाटा तो वैसे ही आ रहा है, हर डाटा टाइप का डाटा आ सकता है, नंबर बूलियन वगैरह। लेकिन क्या फर्क है, बस कीज का फर्क है कि आप कीज को किस तरह लिखेंगे, जो चाबी होगी उसको किस तरह लिखेंगे। जेसन फॉर्मेट में, जेसन में आप उसको भी डबल कोट्स में लिखेंगे, लेकिन जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होंगे वो सिंपली इस तरह के होंगे। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है इस चीज़ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, अपना यहाँ पे काम हो गया मेरा ख़त्म, सिंपल, कोई इसमें, अब देखें सिर्फ दो काम किए मैंने, 2 लाइन का कोड है और एक एसिंक का कीवर्ड लगाया बस। देखिए इसमें कितनी सारी कोड, इसमें यही था, लेकिन थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट कितना सारा था। नेक्स्ट जेस तो है ही पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। अभी तो हम UI UX पढ़ लेते तो हम लोग बचे हुए थे कॉन्सेप्ट समझने से, लेकिन अब नहीं बचेंगे, ठीक है। तो जल्दी से देखें, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने अगर सक्सेसफुल काम कर दिया है तो अब जब मैं इसको console.log करूँगा मेरे रिजल्ट को, ये इस वेरिएबल में है ना, हमेशा मैं जो जेसन में मिलेगा उसी को करूँगा, और मैंने यहाँ पे इसको console.log। अगर कोई गलती नहीं की होगी तो मेरे console.log में, मेरे टर्मिनल में जो है वो ये सेम मैसेज जो अभी मुझे गूगल के टैब में मिल रहा है, वेलकम टू बुक्स API, अगर सक्सेसफुली मैंने तौर तरीके से इम्प्लीमेंट किया होगा तो मुझे ये मेरे टर्मिनल में भी मिल जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। ये देखें, ये सेम मैसेज, सेम ऑब्जेक्ट, सॉरी ये सेम ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है। ये सेम मैसेज जो है मुझे मेरे खुद के टर्मिनल में भी मिल रहा है, वेलकम टू सिंपल बुक्स API। यानी मैंने सक्सेसफुली जो है वो अपनी एक API अपनी एप्लीकेशन में जो किसी और के सर्वर पे रखी थी, जो सबसे पहली डेफिनेशन मैंने कही थी कि जब भी दो एप्लीकेशंस को, दो सॉफ्टवेयर्स को, दो वेब एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करना हो तो वो API के थ्रू करते हैं। API यहाँ लग गई है मेरी, जेसन में रिस्पॉन्स हमेशा करती है। तो अब जब मैंने सक्सेसफुली मेरा लोकल सर्वर जो कि इस कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, मेरा लोकल सर्वर और बुक्स API का सर्वर दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों की आपस में जान पहचान हो गई, कैसे, URL के जरिए, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा, एक ज़रूरी बात, जब कभी भी आप API से जो है वो कम्युनिकेट करेंगे ना, किसी भी सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे, आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। हो सकता है आप लोग मेरे साथ साथ ये कोड लिख रहे हो या घर से लिख के आए हो, जो भी है, आप लोगों को शायद एक एरर मिल रहा होगा, फैच फेल्ड का, इस तरह का कुछ एरर आ रहा होगा आपके पास, फैच फेल्ड, ठीक है। और उसके आप फैच फील्ड का अगर आपके पास एरर आना है तो आप गौर से देखें, आपके पास कुछ कनेक्शन टाइम आउट या रन का ऐसा कुछ एरर आ रहा हो, कनेक्शन टाइम आउट या टाइम आउट कनेक्शन का ऐसा कुछ एरर आ होगा। इट मीन्स आपके पास इंटरनेट नहीं है, इसलिए API का रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर इंटरनेट है भी तो यहाँ थोड़े सिग्नल्स का इशू है, तो सही से उसने उसको कैच नहीं किया। कोड बिल्कुल अगर इस तरह लिखा है तो कोड में कोई गलती नहीं है, बस जब भी आप सर्वर से कम्युनिकेशन करेंगे
तो क्या होगा, आपके पास इंटरनेट होना लाजमी है। सही है, तो ये आपका कोड है। एपीआई क्या होता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एसिंक अवेट फेच जेसन, ये 4-5 चीज़ें क्या होती है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, कोई सवाल है तो पूछे, कोड आपके सामने खुला हुआ है जी। और हमें रिक्वेस्ट हमने की और रिस्पॉन्स हमें मिल गया। अच्छा, बाई चांस अगर किसी के पास रिस्पॉन्स ना भी है ना, तो सिंपली टेंशन ना ले, अपने लोकल होस्ट। अच्छा, दो बात है, एक तो आपका सर्वर भी स्टार्ट होना ज़रूरी है। देखिए मैंने npm run dev की कमांड चलाई हुई है, तो जाके मुझे ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इंटरनेट होना लाजमी है। अगर किसी के पास सपोज करें कि ये जो है वो रिस्पॉन्स नहीं आया, अब क्या करें, परेशान ना होइएगा। मेरी एपीआई कहाँ कॉल हो रही है, page.tsx में। page.tsx मतलब मेरा होम पेज। अभी के केस में अगर सपोज करें मुझे यूआरएल नहीं मिलता ना, मैं सिंपली लोकल होस्ट 3000 पे आता और अपने पेज को रिफ्रेश करता या यहाँ पे एंटर करता, तो सिंपली मुझे टर्मिनल में दोबारा से जो है वो मैसेज मिल जाता। देखें, तो इसमें कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, येस और नो? नाइस, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे जो है वो वेलकम का मैसेज तो हिट कर लिया। बुक्स एपीआई है, क्या है, बुक्स एपीआई है, बुक्स का डाटा भी तो चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे मैं आऊँगा अपने बुक्स एपीआई के डॉक्स में, और यहाँ पे आप एक हेडिंग देखेंगे, एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का मतलब होता है कि यूआरएल जो एक है उसमें और कौन कौन से राउट्स अवेलेबल है। सही है, एक चीज़ आपको मिलेगी यहाँ, लिस्ट ऑफ बुक्स, और यहाँ पे आप देखें स्लैश बुक्स नाम का एक यूआरएल होगा। अब यहाँ तो सिर्फ स्लैश बुक्स लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ बुक्स नाम का जो है एक एंड पॉइंट है, या एक जो है वो क्या कहते हैं पार्ट है, और यहाँ पे स्लैश बुक्स लिखा। अच्छा, अब आप ये गलती मत कीजिएगा, जब भी इस तरह का कोई सिंगल स्लैश बुक्स लिखा हो ना, इट मीन्स बुक्स एपीआई का सर्वर है और वहाँ स्लैश बुक्स नाम का एक राउट बना हुआ है। अब आप उस राउट को कैसे हिट करेंगे, तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि आपने स्लैश बुक्स को कॉपी किया और इस फैच फंक्शन को पूरा हटा दिया और सिंपली यहाँ पे सिर्फ स्लैश बुक्स लिख दिया। ये मत कीजिएगा, ये गलत है। आप क्या करेंगे, जो आपका पहले से यूआरएल लिखा हुआ है, ये यूआरएल इसी तरह रहेगा, एंड में आके आप लिखेंगे स्लैश बुक्स। अब जैसे ही मैंने स्लैश बुक्स लिखा था, डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है भाई, कि स्लैश बुक्स करोगे ना तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स। ये क्या करेगा, पूरी की पूरी जितने भी उसके पास डाटा रखा है उसके सर्वर में, वो डाटा लाके आपको दे देगा। कौन, कब देगा, जब आप बेस यूआरएल के साथ, बेस यूआरएल मतलब ये जो नॉर्मल आपका ये जो सिंपल यूआरएल है, इसको आप बेस यूआरएल भी बोल सकते हैं। ये जो आपका सिंपल बेस यूआरएल है ना, अगर इसके आगे आप लिखेंगे स्लैश बुक्स, तो क्या करेगा भाई, ये या एंड पॉइंट्स लिखा हुआ है, एंड पॉइंट्स का मतलब आप इसको राउट्स याद कर लें। सही है, अगर आप यहाँ स्लैश बुक्स लिखेंगे तो रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ बुक्स। अगर अब मैं यहाँ मैंने लिख लिया स्लैश बुक्स, सही है, यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ मेरे पास स्लैश बुक्स लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने लोकल होस्ट 3000 पे हिट करता हूँ, रिक्वेस्ट भेजी मैंने, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आके मैंने एंटर किया, यानी उसको कॉल मिलाई। अभी जो है वो अगर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स होगा तो मुझे लिस्ट ऑफ बुक्स लाकर ये दे देगा। मैं अपने टर्मिनल में आऊँगा, ऑफकोर्स मैंने रिजल्ट कंसोल किया हुआ है, ठीक है, रिजल्ट मैंने कंसोल किया हुआ है। मैं अपने टर्मिनल में आया और नेट मेरा स्लो है, और उसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे जो है वो लिस्ट ऑफ बुक्स यहाँ पे रिसीव हो गई। ठीक है, ये मुझे क्या, लिस्ट ऑफ बुक्स यहाँ पे रिसीव हो गई। पहले मेरे पास एक सिंपल वेलकम का मैसेज आ रहा था, वेलकम टू बुक्स एपीआई। अब मेरे पास पूरी की पूरी जो है वो लिस्ट ऑफ बुक्स आ रही है, जो बुक्स एपीआई के सर्वर पे ऑफिशियल ओरिजिनल डाटा रखा हुआ है, वो मेरे पास आ रहा है। सिर्फ कैसे आ रहा है, जो मेरा बेस यूआरएल है उसके आगे आके मैंने स्लैश बुक्स लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा डाटा मुझे रिसीव हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब ये डाटा कैसे रिसीव हो रहा है, अगर आप गौर से देखें ना, मैं अभी फिलहाल सिर्फ यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी करता हूँ और आप लोगों को यहाँ पे लाके दिखाता हूँ, ताकि थोड़ी विजिबिलिटी का इशू ना हो। इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया
और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखें, बल्कि इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, मैंने गलती से 2 ऑब्जेक्ट कॉपी कर लिए। अभी हम एक ही ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, बल्कि यहीं पे कर लेते हैं, कंफ्यूजिंग हो रहा है। इसके थोड़े मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ, डिफॉल्ट 36। ओके, ठीक है। अब ये अगर आप थोड़ा गौर से देखें, पता नहीं अभी इसको क्या मसला हो गया, ये जो मुझे डाटा रिसीव हो रहा है ना, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स रिसीव हो रहे हैं। क्या हो रहा है? एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स रिसीव हो रहे हैं। भाई किसी भी जब सर्वर पे डाटा होता है ये, तो वो डाटा किस तरह भाई क्वांटिटी में होता है, सिंपल एक आधा वेरिएबल नहीं होता। तो जब भी आपको क्वांटिटी में डाटा चाहिए हो तो आप क्या करते हैं, उसको एरे में स्टोर करते हैं, क्योंकि एरे क्या करता है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं क्वार्टर 1 में बहुत दफ़ा। ठीक है, क्या होता है, एरे के अंदर इसने मुझे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न किए। और रियल वर्ल्ड में, अब ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, रियल वर्ल्ड डाटा की बात हो रही है, क्योंकि आप किसी दूसरे सर्वर में बात कर रहे हैं ना, तो आप जब भी किसी सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे तो आपको जो डाटा मिलेगा ना, वो इसी फॉर्मेट का मिलेगा कि एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे। एरे क्यों होगा? क्योंकि डाटा बहुत सारा है, तो एरे के अंदर उन्होंने रख दिया। ऑब्जेक्ट क्यों होंगे भाई? क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड मतलब पढ़ के ही समझ आना चाहिए कि इस वैल्यू का क्या मतलब है। जिस लाइन को भी मैंने हाईलाइट किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस बुक का नाम क्या है, तो आप इस की को पढ़ के ही बता देंगे भाई इस बुक का नाम ये है। इस बुक की आईडी क्या है, तो आप ये इसको पढ़ के ही बता देंगे कि इसकी आईडी क्या है। तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपको टाइप, जो डाटा टाइप होगी, जो डाटा स्ट्रक्चर होगा वो यही होगा। अब हमने टर्मिनल में सक्सेसफुली इसको डाटा को रिसीव कर लिया। अब इसको हम ब्राउज़र में कैसे लाएंगे, ये हम देखेंगे 10 मिनट के ब्रेक के बाद। 3:25 हो रहे, फिक्स 3:35